बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम फोकस में आपको खुशामदीद कहते हैं। पूरा हफ्ता कैसा रहा, कितनी अच्छी खबरें हमने सुनी, देखी, बुरी खबरें क्या थी, कौन कौन से इक़दामात हुए, इन सब पर आज हम प्रोग्राम में रोशनी डालेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अच्छी खबरों से। अच्छी खबरों में सबसे पहले नंबर पे आती है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की न्यूज़। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में पूरे हफ्ते की कारकर्दगी क्या रही, नए रिकॉर्ड्स बने। 100 इंडेक्स ने कई रिकॉर्ड्स बनाए अपने हिसाब का रिकॉर्ड तोड़कर। तारीख में पहली दफ़ा 100 इंडेक्स 80,800 के लेवल पर ट्रेड हुआ और इंटरडे यानी पूरा इंटर वीक लो जो 100 इंडेक्स का रहा है वो 78,200 का रहा है। यानी मजमूई तौर पे 100 इंडेक्स ने नए रिकॉर्ड कायम किए। तारीख में बुलंद तरीन सतह पे ट्रेड होने का और तारीख की बुलंद तरीन सतह पे बंद होने का। पूरे हफ्ते स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड तेजी रही। IMF से मुस्बत मुज़ाकरात की खबरों ने स्टॉक एक्सचेंज को प्लस नहीं, सरप्लस नहीं, बल्कि रिकॉर्ड प्लस कर दिया। दूसरी अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स की मुल्क की हड़ताल कामयाब हो गई। जी हाँ, हुकूमत ने पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन पर से एडवांस टर्नओवर टैक्स की शिक को ख़त्म कर दिया है। हड़ताल की थी और हमने देखा था कि मुल्क भर में पेट्रोल मिलना बंद हो गया था, सिवाय उन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के जो हुकूमत के मातहत हैं। इसके अलावा जितने भी डीलर्स थे उन्होंने कहा था कि हुकूमत ने जो बजट के बाद एडवांस टर्नओवर टैक्स आयद किया है इसकी शिक को ख़त्म करें। हड़ताल की, उसके बाद फिर ऐलान हुआ और हुकूमत ने SRO का इजरा कराया। FBR के जरिए हुकूमत ने इस हवाले से FBR से वजाहत भी तलब की थी। तो FBR ने कहा था कि पेट्रोलियम डीलर्स पहले ही से टैक्स अदा कर रहे हैं तो डबल टैक्सेशन के जुमरे में आ जाएंगे अगर एडवांस टर्न ओवर टैक्स भी दिया। बहरहाल हड़ताल कामयाब हुई और एडवांस टर्न ओवर टैक्स पेट्रोलियम डीलर्स पर से हटा दिया गया है, जिसके बाद अब फ्यूल की फरामी मामूल के मुताबिक जारी है मुल्क भर में। इसके अलावा खुशाइन बात यह है कि अरब इमारात की टीम ने इस्लामाबाद और कराची एयरपोर्ट्स पर एविएशन सिक्योरिटी का एक अहम दौरा किया है और पाकिस्तान की जो एविएशन सिक्योरिटी है उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हवाले से अप्रूव कर दिया है। खुशाइन बात है, इमारती एविएशन सिक्योरिटी टीम ने पहले इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दौरा किया था, उसके बाद फिर कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दौरा किया और हमारे जो स्टैंडर्ड हैं सिक्योरिटी के वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मैच करते हैं। इस हवाले से UAE की एविएशन टीम ने ये अप्रूवल दे दिया है। खुशाइन बात है पाकिस्तान के लिए। इसके अलावा एक अच्छी खबर ये भी है कि पाकिस्तान और इंडिया कंपनियों के दरमियान फार्मा ट्रेड का एक अहम मुआहदा हो गया है। इस हवाले से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खत लिखा है। सिटी फार्मा लिमिटेड जो पाकिस्तान की कंपनी है, इनका मुआहदा हुआ है इंडियन मुरली कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड से। ये दोनों कंपनीज आपस में फार्मा ट्रेड करेंगी। इंडियन जो कंपनी है मुरली कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड वो पाकिस्तान को इंग्रेडिएंट्स यानी अद्वियात में इस्तेमाल होने वाले अज्जा एक्सपोर्ट करेगी इंडिया से। उसके बाद पाकिस्तान की जो कंपनी है सिटी फार्मा लिमिटेड वो यहाँ पर दवाइयाँ बनाएंगी और ये दवाइयाँ जो हैं ये कैप्सूल, टैबलेट्स, क्रीम और इंजेक्शन में इस्तेमाल होंगे। और ये जो मुआहदा हुआ है ये दो तरफा मुआहदा 2 साल का हुआ है और ये एक्टिव फार्मास्यूटिकल मुआहदा है। इससे पाकिस्तान की फार्मा इंडस्ट्री को फ़रोग मिलेगा। इसके अलावा खुशाइन खबर ये है कि ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी OGDCL ने को नए तेल के ज़खायर मिले हैं, गैस के ज़खायर मिले हैं। इस हवाले से इन्होंने स्टॉक एक्सचेंज को ख़त लिखा है और इनका कहना है कि खाम तेल की पैदावार 330 बैरल यौमिया बढ़ गई है। और ये कौन सी फील्ड से इन्होंने लिखा है, ये नाशपा जो उनकी फील्ड है वहाँ से इनको खाम तेल की पैदावार में इजाफे की ज़खायर मिले हैं और इस हवाले से उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज को ख़त लिखा है। और फील्ड से इजाफी 21 मैट्रिक टन LPG की पैदावार भी हासिल हुई है। खुशाइन खबर है। इसके अलावा सिंध के अंदर PPL को भी गैस और तेल के ज़खायर मिले हैं और इस हवाले से भी इन्होंने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को ख़त लिखा है। अब बुरी खबरों में जो सबसे अहम खबर है वो है पाकिस्तान का मजमूई कर्जा। पाकिस्तान का मजमूई कर्जा 70,000 अरब रुपए से तजावुज़ कर गया है। 67,000 बिलियन रुपीस पाकिस्तान का कर्जा है। इसके अलावा 300 अरब रुपए तकरीबन सूद की अदायगी है। अगर इन सबको आप मिला लें तो मजमूई कर्जा सूद की अदायगियों के साथ 70,000 अरब रुपए से तजावुज़ कर गया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इदाद शुमार जारी कर दिए हैं। एक माह में मुल्की कर्जों के मजमूई हजम में 1,700 अरब रुपए से जायद का इजाफा हुआ। एक माह में बैरूनी कर्जे 21,601 अरब रुपए से बढ़कर 21,608 अरब रुपए हो गए हैं। एक माह में मुकामी कर्जे, सबसे ज़्यादा मुकामी कर्जे पाकिस्तान के बढ़ रहे हैं, 44,481 अरब रुपए से बढ़कर 46,207 अरब रुपए से तजावुज़ कर गए हैं। मुकामी कर्जों के ऊपर कंट्रोल बहुत मुश्किल है क्योंकि हमारा फिस्कल डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं। इस हवाले से हुकूमत को सोच विचार करना होगा। अवाम को बिजली का एक और झटका लगा दिया गया है IMF की ईमा पर। IMF ने कहा है कि बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा किया जाए। हुकूमत ने इस हफ्ते अवाम पर बिजली का बम गिरा दिया है। 1 से 10 के स्लैब सार्फिन के लिए फ़ी यूनिट बिजली 16 रुपये 48 पैसे के बजाय 29 रुपये
60 पैसे की होगी। 101 से 200 यूनिट 22 रुपये 95 पैसे के बजाय अब 30 रुपये 10 पैसे होंगे। 201 से 300 यूनिट की कीमत 27 रुपये 14 पैसे के बजाय 34 रुपये 26 पैसे। इसी तरीके से स्लैब में इजाफा होता जा रहा है और जिसने 700 यूनिट से ज़्यादा इस्तेमाल कर लिए उसका एक यूनिट 48 रुपये 84 पैसे होगा। आइंदा आने वाले दिनों में गैस की कीमतों में भी इजाफा होगा। ये बुरी खबरें हैं। इसके अलावा SHGC ने पाकिस्तान स्टील मिल की गैस कनेक्शन काट दिया है, गैस कनेक्शन को मुनक़ता कर दिया है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि सुई सदर ने पाकिस्तान स्टील मिल को मुतअद्दिद बार नोटिस भेजे कि वो वाजिबात की अदायगी करें, लेकिन स्टील मिल की जानिब से कोई जवाब नहीं आया, जिस पर बिलाखिर पाकिस्तान स्टील मिल की गैस मुनक़ता कर दी गई है। पाकिस्तान स्टील मिल ने अपने बकाया जात की अदायगी के हवाले से SHGC को कोई प्लान भी नहीं भेजा था। 4 जुलाई 2024 को पाकिस्तान स्टील मिल को गैस की फराहमी बंद की है और 30 जून 2024 तक पाकिस्तान स्टील मिल पर कुल वाजिबात 97 अरब रुपये SHGC के हैं और इस पर 74 अरब रुपए का लेट पेमेंट चार्जेस है। इस हवाले से स्टील मिल ने कोई प्लान नहीं दिया और बिलाखिर SHGC ने यानी सुई सदर्न गैस कंपनी ने स्टील मिल की गैस काट दी है। इसके अलावा आपको मालूम है कि महंगाई का तूफान बरपा है। हर तरफ हम देख रहे हैं कि खुद सख्त तौर पे कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। बजट के बाद महंगाई ने सर उठाना शुरू कर दिया है और अब ये वो महंगाई है जो काबू नहीं आएगी। अशिया खुर्दनोश हों, अद्वियात हों या कोई भी सेक्टर आप उठा लें, महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। और इस बजट में 22 अशिया पर जो इजाफी कस्टम ड्यूटी आयद हुई है, इससे भी महंगाई का नया तूफान बरपा हुआ है। अजनास की कीमतों में महंगाई का तूफान बरपा हो चुका है। महंगाई ताबड़तोड़ हमले कर रही है आवाम पर और आवाम बेबस है, आवाम कुचली जा रही है क्योंकि सरकारी प्राइस लिस्ट जो लिस्ट होती है उसकी कोई रेट नहीं है और हर कोई अपने अपने रेट पे दाल, अशिया खुर्दनोश, आटा, चावल, चीनी सब अपने अपने रेट पे बेच रहे हैं और जो सरकारी प्राइसेस के इदारे हैं वो सिर्फ खामोश बैठे हुए हैं, तमाशाई बने हुए हैं क्योंकि होलसेलर, रिटेलर और मैन्युफैक्चरर्स के रहमो करम पर हैं अब सार्फिन। इसके अलावा वो इकदाम जो इस हफ्ते उठाए गए अहम इकदाम, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँगा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है कि साल 2023 कैसा रहा। तो साल 2023 हमारा बहुत अच्छा रहा। स्टेट बैंक के मुताबिक इन्होंने रिपोर्ट जारी की और कहा है कि मालियाती निज़ाम काफ़ी मुस्तहकम रहा है। बैंकों के जो कर्जे हैं उनकी वापसी की शरह मामूली बढ़ी है, लेकिन बैंकों ने आउट क्लास परफॉर्मेंस की है। बिल्कुल जब मुल्की शरह सूद इतना रिकॉर्ड सतह पर होगा 20.5% पर, तो फिर बैंकों के डिपॉजिट्स भी बढ़ेंगे जो इससे पहले हमने कभी नहीं देखे। रिकॉर्ड डिपॉजिट्स इंक्रीज़ हुए जिसकी वजह से बैंकों का प्रॉफिट भी आउट क्लास रहा। फिर इनका कहना था कि साल 2023 में माइक्रो फाइनेंस बैंक मुश्किलात का शिकार रहे, लेकिन इस्लामी बैंकिंग भी तरक्की करती रही। इसके अलावा साल 2023 के दौरान महंगाई और गैर मुल्की ज़र मुबादला की कमी के बावजूद बैंकिंग सेक्टर ने 29.5% के हिसाब से तरक्की की। साल 2023 के पहले हिस्से में महंगाई और बैरूनी अदायगियों का दबाव रहा जिसकी वजह से चैलेंजेस का सामना रहा, लेकिन जब हम IMF के स्टैंड बाई एग्रीमेंट पे गए तो फिर हमारी मुश्किलात कम हुई। इसके अलावा अहम खबर यह है कि पापाम एक तंजीम है, ऑटोमोटिव पार्ट्स एंड मैन्युफैक्चरर्स की ये नुमाइंदा तंजीम है पापाम। इन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को ख़त लिखा, CNBR को, मिनिस्ट्रीज़ को ख़त लिखा है और उन्होंने कहा है कि बजट में 1300 सीसी से बड़ी गाड़ियों की इंपोर्ट पर सिर्फ 15% रेगुलेटरी ड्यूटी लगाई गई है। इस रेगुलेटरी ड्यूटी को बढ़ाया जाए और जो इम्पोर्टेड कार्स हैं जो हम बाहर से मंगवाते हैं इस्तेमाल शुदा, उनके ऊपर पाबंदी लगाई जाए, इनको रोका जाए। ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की स्कीम है, लेकिन इससे पाकिस्तान के ऑटो डीलर्स गलत फ़ायदा उठाते हैं जिसकी वजह से करोड़ों डॉलर इंपोर्ट बिल पर चढ़ते हैं, उसका एक दबाव होता है। तो उन्होंने कहा ये जो बाहर से यूज़ कार्स आती हैं इम्पोर्टेड, इसको बंद किया जाए ताकि पाकिस्तान में जो असेंबलर्स हैं जो गाड़ियाँ बना रहे हैं उनकी फ़रोग में इजाफा हो। लकीली हमें ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा ग्रुप मिला है जो न सिर्फ ऑटो पार्ट्स इंपोर्ट कर रहा है बल्कि यूनिवर्सिटीज भी चला रहा है यहाँ पे और साथ साथ ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहा है। तो हमारी इंशाल्लाह ताला यहाँ पे डील हो गई जिसपे हम उम्मीद करते हैं कि इस साल के एंड में हम अपना पहला ऑर्डर जिसमें प्रोडक्ट हमने इन्होंने जो सिलेक्ट किए वो सनवाइजर है, 2 ट्रिम है। ये प्रोडक्ट्स हम यहाँ से पाकिस्तान से इनके लिए एक्सपोर्ट करेंगे। साथ साथ हमारी अभी लास्ट वीक में जो डिस्कशन हुई इनके ग्रुप से, तो इनके ग्रुप ने हमें बताया कि वो ओवरसीज एम्प्लॉइज भी ले रहे हैं जिसमें वो इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश से ज्यादातर आ रहे हैं। ये वो ऑटो के टेक्नीशियंस हैं। ये ऑटो के टेक्नीशियंस वो लोग हैं जो OEM के प्लांट्स में काम कर रहे होते हैं, चाहे वो विंडशील्ड लगा रहे होते हैं, पेंटर्स हैं, वेल्डर्स हैं।
तो हमने इनमें कोशिश की कि पाकिस्तान को इसमें हाईलाइट करें कि पाकिस्तान में भी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है और पाकिस्तान में भी स्किल मैन पावर्स है इन एरियाज में। तो उम्मीद करते हैं कि ये एक एज ए पायरान कमर्शियल एंटरप्राइजेज वॉलंटरी ये ब्रिज का रोल प्ले करे, जो हमारे स्किल मैन पावर्स हैं उनको और ऑस्ट्रेलियन ग्रुप के साथ उनका लाइसेंस क्रिएट कर सकें और वो उस टेस्ट और क्वालिफाई कर सकें उनके क्राइटेरिया में, और पाकिस्तान से ये लोग वहां जा सकें और अपनी पाकिस्तान का नाम भी रोशन करें और वहां पे जाके अपनी परफॉर्मेंस भी दिखाएं। ये मैं समझता हूं। और इनका ये भी कहना है कि इंपोर्टेड गाड़ियों पर जो टेक्निकल रिलीफ है, इससे मुकामी ऑटो इंडस्ट्री में 4 लाख अफराद की नौकरियां खतरे में पड़ गई हैं। और इनके साथ साथ पाकिस्तान ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स यानी पामा, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, उसने भी खत लिख दिया वज़ीर आज़म को और उसने भी मुखालफत की है सेकेंड हैंड गाड़ियों को बाहर से मंगवाने की। और इनके जवाब में ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर्स एसोसिएशन ने जवाबी खतूत लिखे हैं मिनिस्ट्रीज़ को, वज़ीर आज़म को, कि उन्होंने इनके ऊपर ये इल्ज़ाम आयद किया है कि आप लोग पार्ट्स बाहर से इंपोर्ट करते हैं और यहाँ पे आप गाड़ियाँ बनाते हैं और फिर अपना नफ़ा, क्योंकि इंटरनेशनल असेंबलर्स हैं, क्योंकि अपना नफ़ा फिर आप मुल्क से बाहर ले जाते हैं। यानी आपको दोनों सूरतों में डॉलर्स चाहिए। हम तो एक सूरत में गाड़ी मंगवाते हैं, मुल्क को डॉलर्स भी प्रोवाइड करते हैं ड्यूटीज़ की मद में, थोड़ा सा इंपोर्ट बिल पे बोझ आता है, लेकिन आप अगर बाहर से पार्ट्स मंगवाएं, यहाँ पे गाड़ी असेंबल करें और उसके बाद गाड़ी को बनाएं और उसका मुनाफा इस मुल्क से बाहर ले जाएं, तो हुकूमत से तो आप 2 रास्तों से डॉलर्स ले रहे हैं। तो बहरहाल ये खतूत लिखे गए हैं, इस हवाले से आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके अलावा एक अहम पेशरफ ये हुई है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के जो CEO हैं फ़ारूक अहद खान, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है और इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी किया है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने, और इस इस्तीफ़े को यकीनन कबूल कर लिया है। हमारे ज़राए हमें बताते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास हुआ, उस अहम इजलास के अंदर इनके इस्तीफ़े पर बातचीत हुई। इस्तीफ़ा इन्होंने अपनी ज़ाती वजूहात की बिना पर दिया फ़ारूक अहद खान ने। इसके अलावा पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन के वफ़द ने वज़ीर ख़जाना से अहम मुलाकात की है और मुलाकात में उन्होंने कहा है कि जो आपने सैलरीड क्लास पे भारी भरकम टैक्सेस आयद किए हैं उनको आप ख़त्म करें, स्पेशली IT सेक्टर, क्योंकि IT सेक्टर के अंदर सैलरीड क्लास ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। और इन्होंने डिमांड की है वज़ीर ख़जाना से कि सैलरीड क्लास का जो टैक्स है वो 5% पर मुंजमद कर दिया जाए, सिर्फ IT सेक्टर के लिए। बहरहाल मुलाकात तो खुशाइंद रही है, अब इस पर किस तरीके से और कब तक इसके ऊपर एक्शन होता है तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल महंगाई का नया तूफान है, ये सोचने पे मजबूर है बिजनेस कम्युनिटी के, इंडस्ट्रियलिस्ट, खासतौर पर इंडस्ट्रियलिस्ट के, किस तरीके से अब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी इस मुल्क में, क्योंकि शरह सूद को कम करने के लिए महंगाई को कंट्रोल करना पड़ता है और महंगाई इस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। बुरी खबरें इस हफ्ते हमने ज़्यादा देखी हैं, अच्छी खबरें बहुत कम हैं और इक़दाम जो उठाए गए हैं उससे भी मुस्बत नताइज ज़्यादा नहीं आएंगे। तो इन तमाम पॉइंट्स को हम तफसीली डिस्कस करेंगे प्रोग्राम में। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ ही वेलकम बैक। प्रोग्राम में इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं अब्दुर्रहमान साहब, चेयरमैन है पाकिस्तान ऑटोमोटिव पार्ट्स एंड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान साहब, आप तब तक कीमती वक्त दिया, बड़े अहम नुक्ते पर आपने रोशनी डाली है और हुकूमत को आपने खतूत लिखे हैं, वज़ीर आज़म को, चेयरमैन FBR को, मिनिस्ट्रीज़ को, SIFC को। इन खतूत में आपने कहा है कि इम्पोर्टेड गाड़ियाँ जो सेकेंड हैंड हम बाहर से मंगवाते हैं इनको बंद किया जाए, ये गैर कानूनी तरीका है। और 1300 CC गाड़ियों के ऊपर जो बजट में रेगुलेटरी ड्यूटी लगाई है वो इतनी ज़्यादा नहीं लगाई, एक्सपेक्टेशन आप लोगों ने ज़्यादा रखी थी, कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया बजट में। तो क्या एक्सपेक्टेशन आप लोगों ने रखी हुई थी हुकूमत से और आप ये मुतालबा क्यों कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मुझे मौका देने का। जी हमजा साहब, सिलसिले 2 ये है कि जो ये यूज गाड़ियां पाकिस्तान में आ रही हैं, जी ये स्कीम सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानियों को लिए दी गई थी, जो पाकिस्तान में उनको एक इंसेंटिव दिया गया था पाकिस्तान में फॉरेन एक्सचेंज भेजने के एवज। उसके तहत ये गाड़ियां वो बैग स्कीम या ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस स्कीम में पाकिस्तान भेज सकते थे। जी ये नोन फैक्ट है और जो डीलर एसोसिएशन, ये तो उन्होंने खुद उस पर मोहर सख्त कर दी है कि वो इलीगल ट्रेड करते हैं, अदरवाइज उनका तो कोई लेना देना नहीं है। ये इस सिलसिले में अगर किसी को इतराज़ हो, जो हमारी डिमांड है, तो वो पाकिस्तानी इसकी किसी एसोसिएशन को हो। तो ये जब डीलर्स एसोसिएशन उसके लिए जो है वो इतराज़ उठाती है, तो इसका मतलब ये है कि डीलर्स एसोसिएशन इन्वॉल्व है, वो तो उन्होंने खुद सबूत पेश कर दिया। दूसरी चीज़ ये है कि ये जापान से सारी गाड़ियाँ आती हैं। बेसिकली पासपोर्ट ख़रीदा जाता है किसी मज़दूर का, किसी ड्राइवर का, किसी प्लम्बर का, किसी UAE में, सऊदी अरेबिया में, इस तरीके के मुल्कों में, जी और उस पासपोर्ट के तहत ये गाड़ियाँ जापान से इम्पोर्ट। दुनिया में कोई 48-49 मुल्क हैं जहाँ पे गाड़ियाँ बनती हैं।
उनमें से एक मुल्क पाकिस्तान का है और हमारा नंबर 34वां है दुनिया में। अगर बाकी इंडस्ट्री के हवाले से देखें तो शायद ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी काविश है ऑटो इंडस्ट्री की कि हम दुनिया के 200 मुल्कों में से 34वें नंबर पे पाकिस्तान में गाड़ियां बनाते हैं, जो क्वांटिटी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उस। तो ये गाड़ियां जिन मुल्कों में बनती हैं उन मुल्कों में कहीं किसी एक मुल्क में भी कोई यूज्ड प्रोडक्ट जो नई आपके मुल्क में बनती है उसकी इंपोर्ट की इजाज़त नहीं होती। और पाकिस्तान में भी एग्जैक्टली यही है, कोई इजाज़त नहीं है पाकिस्तान में कि कोई गाड़ी इंपोर्ट कर सके। ये मिस यूज ऑफ स्कीम है। अच्छा, और ये ये मिस यूज ऑफ स्कीम है, सही है। लेकिन ये जो मिस यूज ऑफ स्कीम है ये तो कई सालों से पाकिस्तान में राइज है और इदारे हमारे पाकिस्तान के मुतारिक भी हैं, वो देखते भी हैं, कस्टम भी है, FBI भी है। तो जब ये गैर कानूनी स्कीम के ऊपर अमल हो रहा है कई सालों से, तो फिर इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया हुकूमत ने? इस पर आप क्या कहेंगे? मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जी, कस्टम का इससे कोई लेना देना नहीं है, सही है। क्योंकि अगर मुल्क में एक तरीक़ेकार के तहत गाड़ी आती है, पाकिस्तानी के पासपोर्ट के थ्रू आती है, जी, तो कस्टम्स उस पर कोई इतराज़ नहीं कर सकते। सही। ये मामला FBR का है ओके। कि जहाँ से गवर्नमेंट को बहुत बड़ी टैक्स की लीकेज हो रही है। नई गाड़ी अगर आए और एक यूज्ड गाड़ी आए, अगर नई गाड़ी आए तो उस पर नई गाड़ी की CBU बिल्कुल पाकिस्तान में अलाउड है, इंपोर्ट हो सकती है। अगर किसी को लोकल गाड़ी नहीं खरीदनी तो 20 से 25% महंगी दे के वो गाड़ी इंपोर्ट हो सकती है पाकिस्तान में। अब वो गाड़ी जब इंपोर्ट हो तो उस पर गवर्नमेंट को हायर रेवेन्यूज मिलेंगे, मगर जब यूज्ड गाड़ी आती है तो उस पर 1% पर मंथ के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाता है और एक बंडल पैकेज के तहत वो आती है। अब 4000 और 8000 किलोमीटर चली हुई गाड़ी जो है उस पर जो ड्यूटी लगती है एक नई गाड़ी के मुकाबले में वो बहुत कम होती है। गवर्नमेंट भी अपना रेवेन्यू लूज करती है। और जी, हमारा प्रॉब्लम ये है, जो कार मैन्युफैक्चरर और हम जो पापाम हैं, जो हम पार्ट बना के नई गाड़ियों में हमारे बने हुए पार्ट लगते हैं, उसके अंदर हमारा तो बिल्कुल ही जो है वो वॉल्यूम और हमारी बिजनेस अपॉर्चुनिटी लॉस हो जाती है, अपॉर्चुनिटी तो क्योंकि आप एक लोगों की यूज गाड़ी। लॉस हो रही है, आपका बिजनेस भी श्रिंक हो रहा है। लेकिन मैं ये मेरा सवाल फिर वहीं पर ही आ जाता बिल्कुल है ऐसा ही कि है। जब अब ये स्कीम सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए और उसको मिस यूज किया जा रहा है, तो फिर इतने सालों से FBR कहाँ है, हुकूमत कहाँ है, इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड कहाँ है? आपने जो ये लेटर लिखा है पापाम ने या पामा भी अगर लेटर लिखती है, आप दोनों तंजीमों ने मुतादिद लेटर्स लिखे हैं, मुतादिद खतूत लिखे हैं, उसके बावजूद भी कोई इकदाम नहीं हम देखते, तो फिर इसका जी कसूरवार कौन है? लेटर्स तो मैं देखें आप आपको लोग बताता लिखते हूँ। रहेंगे, कसूरवार बताएं कि देखिए, ये इदारा लैकिंग कर रहा है या ये सरकारी इदारा है जिस पर हम उंगली उठा रहे हैं और इसको सही होना चाहिए। इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड, FBR, हुकूमत, मिनिस्ट्री, किसको कहेंगे आप? जी देखिए, इसमें सिलसिला ये है कि दुनिया में किसी मुल्क में भी जुर्म खत्म नहीं हो, इधर भी स्मगलिंग खत्म नहीं होती। जो टारगेट होता है वो ये होता है कि वो हमेशा एक ऐसे थ्रेशोल्ड, ऐसे लेवल पे रहे कि जो बर्दाश्त के काबिल हो। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई चीज़ बिल्कुल ज़ीरो हो जाए। और हम ये डिमांड भी नहीं कर रहे हैं कि इसकी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को जो ये फैसिलिटी दी हुई है उसका मिसयूज़ रोकने की खातिर उनको खत्म कर दी जाए। जो इशू है वो ये है कि आपको मैं अगर बताऊं, 2022 में नहीं, हमारी इंडस्ट्री आप में ये कोई बताएं कि 3.5 लाख गाड़ी पाकिस्तान ये में बनी थी। बिल्कुल आप वजह कह रहे हैं, आपने लेटर में ये सारी वजाहत लिखी है, लेकिन मुझे ये बताएं जी, कि मुझे मुझे कसूरवार कौन मुझे है? आधे मिनट का मौका दें तो मैं आपको बिल्कुल। बेहतर समझा पाऊंगा। जी, मुझे आधे मिनट का मौका दें, मैं आपको समझा यही बात रहा हूँ। जी, अब जब 3.5 लाख गाड़ी में से 10 या 15,000, 20,000 गाड़ी इंपोर्ट को 5-8% की हिट पड़ती थी जो हम बर्दाश्त कर रहे थे। बट अब सूरत हाल ये हो गई है कि पाकिस्तान में अगर लोकल गाड़ी 1 लाख बन रही है तो 30 से 35,000 गाड़ी इंपोर्ट हो रही है, यानी 30 से 35% ये यूज गाड़ी की इंपोर्ट जो है वो हो गई है ओवरऑल सिनेरियो के अंदर। जी, अब गवर्नमेंट को ऐसी जब भी सूरत हाल होती है तो गवर्नमेंट्स उस सिलसिले में के लिए और अपनी आवाम की एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्ट करने के लिए एक्शन लेती है। हमारी डिमांड यही थी कि ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो इस पर रेगुलेटरी ड्यूटी लगाई जाए, जो रेगुलेटरी ड्यूटी 2022 में लगाई भी गई थी और बाद में हटा ली गई। जी, अब नतीजा 15%। ये है कि लोकल गाड़ी पे टैक्सेस बढ़ते चले गए हैं और वो महंगी होती चली गई है, और इम्पोर्टेड गाड़ी जो है, यूज्ड गाड़ी, उस पर टैक्सेस की शरह इस वजह से उसकी फिजिबिलिटी बन रही है और यूज गाड़ी इंपोर्ट हो रही है। हमारी गवर्नमेंट से डिमांड ये थी कि अगर इसको बंद नहीं करना
पहली चीज तो यह है कि अगर आपने ओवरसीज पाकिस्तानीज को कोई एडवांटेज देना है, कोई बेनिफिट देना है, तो वो यूज्ड गाड़ी के बजाय पाकिस्तान में बनने वाली गाड़ी जिसके पुर्जे भी अवेलेबल हैं, जो पाकिस्तान की रोडों के हिसाब से डिजाइन होके बनी है, उसके अंदर कोई यानी को जो आप ये कह रहे हैं कि ये स्कीम बंद नहीं हो, इस पर जो रेगुलेटरी ड्यूटी है 15% उसको इंक्रीज करें, ताकि जो पेमेंट जो है वो बैलेंस हो सके, ऐसा ही है? जी बिल्कुल ये आपकी यही है, डिमांड? मगर अच्छा, हुआ ये कि इस बजट में हमारी बहुत सारी तजावीज को गुजारिशें जो है वो नजरअंदाज किया गया, बिल्कुल। अच्छा, ये मुझे बताएं नहीं नहीं कि नहीं ये नहीं, जो एक सेकंड ठहरिए, जी एक सेकंड ठहरिए आप। 1300 सीसी से ऊपर की गाड़ी पे 15% रेगुलेटरी ड्यूटी गवर्नमेंट ने लगाई, सही है, मगर 1300 सीसी से नीचे जो गाड़ियां हैं, जो तकरीबन 65% ऑफ द टोटल इंपोर्ट है, बिल्कुल यानी जो मेजर चंक है उसको इग्नोर कर दिया, उस पर ड्यूटी नहीं लगाई। बिल्कुल। आपने हमारा लेटर में डिमांड यही ये मौक़िफ़ है अपनाया है, आपने लेटर में यही जी मौक़िफ़ अपनाया है, जी बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। लेकिन अब्दुर्रहमान साहब, मुझे ये बताएं कि ये आपने जब गुफ्तगू का आगाज़ किया तो आपने कहा कि ये जो हो रहा है गलत इस्तेमाल ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की स्कीम का, तो इसका आप किसको कसूरवार समझते हैं, किसकी लैकिंग समझते हैं, क्या समझते हैं कि अभी तक इतने सालों से ये सिस्टम चल रहा है, इस सिस्टम को बेहतर करने के लिए हुकूमत क्यों आगे नहीं आई? आप कौन सी मिनिस्ट्री, कौन से डिपार्टमेंट को ज़्यादा कसूरवार समझते हैं? देखें, ये डेफिनेटली एफबीआर का है कि अगर एफबीआर कहीं का? से उनका टैक्स रेवेन्यू वो अलग लूज कर रहे हैं, लोकल इंडस्ट्री अलग हिट हो रही है, तो ये एक कॉम्बिनेशन है और इस कॉम्बिनेशन में काम होता रहता है, जैसे मैंने आपको पहले यानी कहा एफबीआर कि कसूरवार है। अच्छा अब्दुर्रहमान साहब, मुझे चूंकि ब्रेक पे जाना है तो मैं आपसे एक सवाल और करना चाह रहा हूं। मुझे ये बताएं कि जो टेक्नोलॉजी आप लोग दे रहे हैं यहाँ पर असेंबलिंग करके गाड़ियों की, वो टेक्नोलॉजी दुनिया की जो गाड़ियां हैं उस टेक्नोलॉजी के मुकाबले में अभी बहुत पीछे है। इस वजह से लोग इंपोर्टेड कार जो सेकेंड हैंड है उसको बाहर से मंगवाते हैं, क्योंकि वो जदीद टेक्नोलॉजी से लैस होती है। और फिर यहाँ पे डिमांड है, यहाँ पे जो सिटीजन है, यहाँ पे जो सार्फिन है, वो चाहते हैं कि बाहर से गाड़ियाँ हम मंगवाएं सेकेंड हैंड और हम वो लें, क्योंकि उसमें जदीद टेक्नोलॉजी है। तो अब यहाँ पर वो टेक्नोलॉजी नहीं है। इतने सालों से अगर हम टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर लेते, लोकलाइजेशन के ऊपर काम कर लेते, तो शायद ये रुझान ख़त्म हो जाता पाकिस्तान से और आप लोगों की तरफ सार्फिन आ जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इस पर क्या कहेंगे? देखें, ये दो अलग बातें हैं, एक लोकलाइजेशन अलग चैप्टर है जी और टेक्नोलॉजी अलग चैप्टर है। जी, दोनों पे बात कर टेक्नोलॉजी लें की आप। हद तक जो आपने बात की, देखिए जो इस वक्त सुजुकी, आप सबसे ज्यादा जो गाड़ी पाकिस्तान में बन रहे, जी ये आप टोयोटा करोला जो एक बेंचमार्क है पाकिस्तानी कस्टमर के लिए, या होंडा सिविक, आप ये सारी गाड़ियां जो इंटरनेशनली बन रही हैं सेम टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर एक रत्ती बराबर फर्क नहीं है जो पाकिस्तान में बन रही है या जो इंडिया में बन रही है, जो कहीं और बन रही है। सेम क्वालिटी टेक्नोलॉजी में, है। टेक्नोलॉजी में कोई फर्क नहीं है। सिर्फ फर्क अगर कहीं है तो वो स्पेक्स के अंदर होता है। फॉर जिन मुल्कों की सेफ्टी डिमांड्स या उनकी गवर्नमेंट की रेगुलेशन में अगर 6 एयरबैग लगने, तो उन मुल्कों में 6 एयरबैग के सर, साथ हाइब्रिड गाड़ी सिस्टम बनती के है। बारे में क्या कहेंगे? नेविगेशन सिस्टम के बारे में क्या कहेंगे? जी, हाइब्रिड इस वक्त पाकिस्तान में 4 मॉडल हाइब्रिड के बन रहे हैं, जिसमें टोयोटा सिर्फ की चार? क्रॉस है। सिर्फ चार? जी, चार कम नहीं है जी, 4 मॉडल विद इन लास्ट 1 ईयर हाइब्रिड की पॉलिसी आई। जी हाइब्रिड को तो टोयोटा भी हाइब्रिड की क्रॉस बिल्कुल। बना रहा है और बेच रहा है। हेवल जो है वो उसकी हाइब्रिड मॉडल है, जूलियन हाइब्रिड मॉडल है, सांटा फी हुंडई की हाइब्रिड मॉडल है। तो ये एक 4 साल मॉडल में हम लोग हाइब्रिड के हाइब्रिड पर गए लोकल हैं, मैन्युफैक्चरिंग पिछले गुज़िश्ता 1 एक साल साल के में। अंदर ये जी, सब इंट्रोड्यूस हुए। ओके। और नेविगेशन सिस्टम के बारे में क्या कहेंगे अब्दुर्रहमान साहब? सारी हाई एंड गाड़ियों में नेविगेशन सिस्टम है, कोई एक गाड़ी नहीं होगी जिसमें नेविगेशन सिस्टम नहीं होगा। इस बात को समझिए कि नेविगेशन सिस्टम लगाना या नेविगेशन सिस्टम का होना ये स्पेक्स का मामला है, या टेक्नोलॉजी का या गाड़ी की क्वालिटी का इससे ताल्लुक नहीं है। अगर कस्टमर की डिमांड होगी नेविगेशन सिस्टम की और कस्टमर अफोर्डिंग होगा उस सिस्टम का, तो सारी हाई एंड गाड़ियां आप ले लीजिए, साजगार की ले लीजिए, सारी जो चाइनीज नए आए हैं, कोरियन है, हर एक में नेविगेशन सिस्टम है। अब जो छोटी गाड़ी जो एक बिल्कुल लोअर एंड सेगमेंट को एड्रेस करती है, अगर उसमें नेविगेशन सिस्टम नहीं है तो उसकी रीजन उसकी कॉस्ट है, कि वो कॉस्ट लो एंड, उसका स्पेक लो एंड भी मौजूद है, उसका हाई एंड भी मौजूद है। अच्छा, पाकिस्तान में लोकलाइजेशन, जो बनती है लोकलाइजेशन वो से उसमें, मुतालिक आप क्या जवाब देंगे? सॉरी लोकलाइजेशन को इम्प्रूव क्यों नहीं किया गया, इस पर आप क्या कहेंगे? जी, ये एक बड़ा वास्ट टॉपिक है जो डीलर्स एसोसिएशन ने लिखा है कि जी डिलीशन नहीं हुई और डिलीशन प्रोग्राम को फॉलो नहीं किया गया।
वो उनकी कम इल्मी है इस बारे में। डिलीशन प्रोग्राम 2005 में ख़त्म हो गया के तहत ट्रिम साइन किया था। इस वक्त कोई डिलीशन प्रोग्राम पिछले 18-20 साल से इन प्लेस नहीं है। आज सारे ऑटो असेंबलर्स जो पार्ट चाहे इंपोर्ट कर सकते हैं, उसकी एक पेनल्टी है, जो वो पेनल्टी पे करते हैं तो वो पार्ट आता है। नेवरदलेस हम पापाम या जो पार्ट मेकर है वो तो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट पाकिस्तान में बने। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि पार्ट्स अब जो पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन आपको अगर मैं बताऊं तो लेट्स से अबाउट टोयोटा करोला जो पाकिस्तान की फेवरेट गाड़ी है, वो कोई 57-58% लोकलाइज्ड है। उसकी वैल्यू मेक इन का कुछ पाकिस्तान, 40-42% बाहर से आता हम है। मेड इन पाकिस्तान के फार्मूले पे जा सकते हैं कभी, मेक इन पाकिस्तान से हटकर? देखिए, दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होता कि कोई भी चीज को कहाँ बनती हो। टेस्ला गाड़ी बनाता है, उसके कितने सारे पुर्जे जो हैं, इतनी बेंचमार्क कंपनी है दुनिया जी। में ईवी की। टेस्ला या एप्पल का आईफोन आप देखिए कि क्या वो सारे पुर्जे एप्पल अमेरिकन ब्रांड है, मगर उसके ज्यादातर पुर्जे दुनिया के दूसरे मुल्कों से आते हैं और वो एप्पल के डिजाइन का पार्ट होते हैं। तो ये बात कहना कि 100% गाड़ी पाकिस्तान में बनेगी, ये जापान में नहीं होता, मगर वहां पे नहीं है। लोकलाइजेशन बड़ी हाँ, स्ट्रांग है एज कम्पेयर टू अस। वहां पे जी लोकलाइजेशन की बाकायदा एक पॉलिसी है एज कम्पेयर टू अस। तो अगर एप्पल जी या कोई भी कंपनी XYZ बाहर से अगर इंपोर्ट कर रही है पुर्जे, तो हम उसके जी मुकाबले में बहुत पीछे हैं। अब्दुल रहमान साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। वेलकम बैक। प्रोग्राम में हमें अब्दुल रहमान साहब ने तो ज्वाइन किया हुआ है। पापाम ने और पामा ने लेटर्स लिखे हैं मिनिस्ट्रीज को, और सेकेंड हैंड यूज कार्स की रोकथाम के हवाले से इन्होंने बड़ा स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ अपनाया है। इसी ज़िमन में इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं HM शहजाद, चेयरमैन है ऑल पाकिस्तान मोटर्स डीलर्स एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया HM शहजाद, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमें प्रोग्राम में। आप लोगों ने भी जवाबी खतूत लिख दिए पामा और पापाम के लेटर्स को देखते हुए मिनिस्ट्रीज़ को, PM को, और आप लोगों ने इनके ऊपर पापाम और पामा को कहा है कि ये लोग 40 साल से पार्ट्स इंपोर्ट कर रहे हैं और लोकलाइजेशन को इम्प्रूव नहीं कर रहे। ये कह रहे हैं कि आप सेकेंड हैंड गाड़ियाँ इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट बिल पर बोझ बन रहे हैं। अब हम किसकी तरफ जाएं? आप लोग हों या ये लोग हों, लोकलाइजेशन तो इम्प्रूव नहीं हो रही पाकिस्तान की। देखिए, मैं यहाँ एक बात आपको बता दूं, अगर ये वाकई हमारे मुल्क में लोकलाइजेशन होती और हम वाकई मेड इन पाकिस्तान, देखिए मैं यहाँ एक बात आपको बता दूं, अगर ये वाकई हमारी थी, आज तक हम जो है जितने भी हाईटेक पार्ट्स जितने भी हैं, मैं बॉडी पार्ट्स या कॉस्मेटिक प्लास्टिक पार्ट्स की बात नहीं कर रहा जो ये यहाँ बनाते हैं, मैं हाईटेक पार्ट्स की बात कर रहा हूँ। आज तक हमारे मुल्क में हम CKD SKD असेंबली इंपोर्ट करने के मोहताज है, बल्कि अब तो हम हाइब्रिड भी इंपोर्ट करके यहाँ गाड़ी को जोड़ रहे हैं। मेरा सिर्फ और सिर्फ मकसद बीइंग ए पाकिस्तानी, मैं भी चाहता हूँ कि जो चीज़ हमारे मुल्क में बने वो फ़रोख्त भी हो और उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो और मुल्क की आवाम को फ़ायदा हो। $2 अरब की सिर्फ CKD SKD इंपोर्ट हो रही है, $2 अरब की। तो आप अंदाजा लगाएं कि हमारे मुल्क में गाड़ी जब तक सस्ती नहीं बन सकती, जब हमारे मुल्क में जब तक लोकलाइजेशन ना हो और हर चीज हमारे मुल्क में ना बने। हमें देखें ना, आज सुजुकी को 40 साल हो गए, टोयोटा होंडा को आज तकरीबन 34-35 साल हो गए। हम असेंबलर थे, हमने मैन्युफैक्चरिंग की तरफ तवज्जो नहीं दी। अगर कुछ बात इस तरह मान भी ली जाए कि सारी चीजें हमारे मुल्क में नहीं बनती, तो भाई मेजोरिटी तो हमारे मुल्क में बननी चाहिए ना। लेकिन HM शहजाद साहब ये बताएं कि वो अगर पार्ट्स इंपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ पे गाड़ियां बना रहे हैं, तो आप सेकेंड हैंड गाड़ियां इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इंपोर्ट तो दोनों सूरतों में हो रही है ना, लोकलाइजेशन तो फिर भी नहीं हो रही पाकिस्तान में। अगर लोकलाइजेशन बेहतर हो या लोकल इंडस्ट्री यहाँ पे लगे और यहाँ पे पार्ट्स बने, यहाँ पे गाड़ियां बने, तो ना आप लोग इंपोर्ट करें ना वो लोग इंपोर्ट करें, इससे तो मुल्क की मईशत को फायदा होगा। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है जी। यहाँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने TR बैगेज गिफ्ट के तहत समंदर पार पाकिस्तानियों को ये सहूलत दी हुई है। उसमें आप और हम क्या कर सकते हैं? बात ये कि देखें, ये स्कीम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की है और ये समंदर पार पाकिस्तानी आपको दुनिया की बेहतरीन गाड़ी भी भेज रहा है और डॉलर ड्यूटी भेज रहा है। आपके मुल्क के अंदर डॉलर आने का एक सिर्फ यही रास्ता है। आप देखें कि ये जो डॉलर आने का सिर्फ यही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। HM शहजाद साहब, फिर एक्सपोर्ट हो आपका, आपके मुल्क में एक्सपोर्ट हो। वो बदनसीबी हमारी
कि हमारे मुल्क में ये लोकल असेंबलर जो है गाड़ियां एक्सपोर्ट करते नहीं है, वो सीकेडी लोकल असेंबलर गाड़ियां एक्सपोर्ट करते नहीं है। अब्दुर्रहमान साहब, ये पॉइंट जो इन्होंने उठाया है कि गाड़ियां एक्सपोर्ट आप लोग क्यों नहीं करते, वैसे पॉलिसी तो है, इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड भी चलिए, आपको मैं कहता है। शहजाद साहब से एक गुजारिश ये करूंगा कि शहजाद भाई, पिछले 5 साल से जी। आप ऑटो सेक्टर और ऑटो असेंबलर का ओनर होते हैं, कभी अपनी तरफ भी तो मुड़ के देखिए। अब मैं आपको ये मिसाल दूं, अगर मैं ये बात कहता हूं कि जी 60% गाड़ी की लोकलाइजेशन है, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत अच्छी है, हम कुछ नहीं कर रहे। अगर 60% है तो यकीनन हमारी काविश और कोशिश होनी चाहिए और गवर्नमेंट की पॉलिसीज इस तरफ डायरेक्ट होनी चाहिए कि ये 60 से 65 और फिर 70 और फिर 80 तक जाए। मगर मुझे ये बताइए कि अगर मैं 100 में से 60 नंबर ले रहा हूं, कम से कम पास हो रहा हूं, दूसरी तरफ ये शहजाद साहब ऑटो डीलर्स एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पाकिस्तान का बहुत दर्द भी रखते हैं, बात अपनी एसोसिएशन आम पाकिस्तानी शुरू कर देते हैं। मुझे बताइए, आप तो 100 में से 0 नंबर ले रहे हैं, आप पाकिस्तान के अंदर क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं? मेरी एसोसिएशन के अंदर 20 लाख एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड है जो ऑटो पार्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है। पूरी ऑटो इंडस्ट्री जो है वो 2nd या 3rd बिगेस्ट एम्प्लॉयर है पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, मैं 100 में से 60 नंबर ले रहा हूं, मुझे और मेहनत की जरूरत है, मैं 60 से 70 की तरफ जाना चाहता हूं और कोशिश कर रहा हूं। मुझे ये बात बताइए, जो 100 में से 0 पे खड़ा हुआ है, वो 60 नंबर लेने वाले पे किस मुंह से एतराज करता है, किस मुंह से और एतराज किए चला करता है? जाता बिल्कुल। है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक सवाल ऐड ऑन करूंगा कि आप लोग एक्सपोर्ट क्यों नहीं करते हैं पाकिस्तान जी, से गाड़ी? एक्सपोर्ट के हवाले से मैं एक बात आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, क्या पाकिस्तान सिचुएशन ऐसी है जहां आपके यहाँ बिजली पूरी दुनिया और रीजन से 2 गुना महंगी हो चुकी है, जहां पानी आपको खरीदना पड़ता है, जहां हर कॉस्ट आपकी जो है वो दुनिया से ज्यादा है, तो गाड़ी की एक्सपोर्ट पाकिस्तान से होने की रीजन क्या बनेगी? अच्छा, या मैं एक आप बात क्या या मैं एक सस्ती बात ऐड गाड़ी, ऑन आप क्या या मैं एक दुनिया बात से ऐड ऑन कर ज्यादा लेता हूं। सस्ती, अब्दुर्रहमान साहब, हालात गुज़िश्ता आप क्या 3-4 सालों दुनिया से के तो मुकाबले यकीनन खराबी की गाड़ी तरफ बना है। पाएंगे? एनर्जी टैरिफ और हमारे दूसरा, इंक्रीज हुए हैं 3-4 सालों में, मैं आपकी इस बात को एक्सेप्ट करता हूं। जी, दूसरा मैं आपको ये लेकिन बताऊं कि लेकिन गवर्नमेंट यहाँ एक बात यहाँ पे ऐड ऑन करूंगा कि 3-4 साल, 5 साल, 6 साल पहले वायबल तो था कि यहाँ से गाड़ी एक्सपोर्ट हो सकती थी। इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड की भी पॉलिसी है, आप लोगों के जो एग्रीमेंट्स हुए हैं गवर्नमेंट से, उसमें भी ये है कि आप एक्सपोर्ट तो करेंगे ना। आप एक गाड़ी एक्सपोर्ट कर लेते, कुछ तो आप एक्सपोर्ट करते। 3-4 सालों से हालात खराब है, उससे पहले तो बेहतर थे। जी हमजा साहब, मैं बताता हूं आपको, जी। गाड़ियों की एक्सपोर्ट, आप एक गाड़ी की बात कर रहे हैं, काफ़ी गाड़ियां पाकिस्तान से मुख्तलिफ मार्केट्स में गई हैं, और अभी रिसेंटली अफ्रीका में चांगन की 18 गाड़ियां गई चांगन हैं, की गई है, जो टोयोटा 5 सुजुकी और होंडा कोई गाड़ी जी हुई है एक्सपोर्ट? जी, गवर्नमेंट ने, मैं समझता हूं बेहतर जवाब आपको पामा दे सकेगी कि जिनकी वो गाड़ियां हैं कि उनको क्या मसाइल हैं। मैं आपको ये बता सकता हूं कि पामा अभी ने। जो नई ऑटो पॉलिसी है उसके अंदर एक्सपोर्ट की शर्त रखी गई है, और गवर्नमेंट और ये जो ऑटो असेंबलर्स हैं ये मुसलसल इंगेज्ड हैं एक्सपोर्ट की मार्केट्स और एक्सपोर्ट के लिए जो भी फॉरेन मिशन में सहूलत चाहिए है, हमारे ट्रेड अटाशीज के साथ हमें सहूलत चाहिए है, ये काम शुरू हो गया है और ये काम बड़ी तेजी के साथ हो रहा है। इसमें SIFC भी इन्वॉल्व है, इसके अंदर सारी मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं और ऑटो असेंबलर्स भी इन्वॉल्व हैं। अच्छा, अभी तक इंशाल्लाह गाड़ी इस तरफ हमारे भी पास आप अच्छी खबर जल्द सुनेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, गाड़ी एक्सपोर्ट नहीं हुई, ये जो बड़े ऑटो असेंबलर्स हैं इनसे अभी तक गाड़ी हमने एक्सपोर्ट होते हुए नहीं देखी। आप नहीं समझते लैकिंग हुई है पाकिस्तान के साथ? होनी चाहिए थी। देखिए, मैं समझता हूँ मुख्तसर जवाब दे दें, फिर मुझे शहजाद साहब की तरफ जाना है। लैकिंग हुई है, होनी चाहिए थी पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान की बका के लिए, हम एक्सपोर्ट सेक्टर को बेहतर कर सकते थे, नहीं हुई, गलती हो गई, आइंदा नहीं होगी, बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। आप समझते हैं? जी, मैं समझता हूँ पार्टली आपकी बात ठीक है। आपकी आवाज इसके मुझे अंदर नहीं आई, चीजें हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही, मुझे दोबारा कहिएगा। जी, पार्टली आपकी बात सही है, हमें पहले जागना चाहिए था, अपनी चादर के अंदर रह के जिंदगी गुजारनी चाहिए थी, अपनी इंपोर्ट्स को कम और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना चाहिए था। अब जब हमारी एज ए नेशन, हमारे लिए ये एक सर्वाइवल की सूरत हाल आ गई है कि या तो हम बैंकरप्ट हो जाएं या फिर हम एक्सपोर्ट बढ़ाएं और इंपोर्ट कम करें, तो थोड़ी देर से मगर शुरू हो गई है और इंशाल्लाह इसमें अच्छी उम्मीद हम रखते हैं कि पाकिस्तान से कम तादाद में सही मगर एक्सपोर्ट की तरफ ऑटो एक्सपोर्ट भी आगे बढ़ेगी। ऑटो एक्सपोर्ट होनी चाहिए थी। अच्छा, अब मैं आपकी तरफ आऊंगा HM शहजाद।
वो तो कह रहे हैं, वो दावा कर रहे हैं कि 100 में से 60 नंबर तो उन्होंने हासिल कर लिए, 70 नंबर की तरफ वो कोशां हैं। आप तो 100 में से 0 रखते हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये चाहे कुछ भी कहें, अगर हम एप्पल टू एप्पल कंपेयर करेंगे तो बेहतर है। मैंने तो आपसे कहा ना कि हम नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, टैक्सेस देते हैं। आप तो कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर रहे। मैं वो सारी बातों का भी खुलासा कर देता हूँ जी। आज अब्दुल रहमान साहब को मेरे ख्याल से मैं बहुत मुनासिब जवाब दूंगा, ताकि रियलिटी का इनको पता चले। इनसे पहले जो इनके एक और चेयरमैन थे, उनके लेटर मेरे पास मौजूद है, अखबार की कटिंग मौजूद है कि ये लोकल असेंबलरों ने इनको रिजेक्ट कर दिया था, ये कह के कि ये क्वालिटी बना ही नहीं पा रहे, और उन्होंने ये इनके ऊपर इल्जाम लगाया था कि जनाब आप हमसे माल ही नहीं ले रहे। लेकिन बदनसीबी हमारी ये है कि असेंबलर्स हो या वेंडर हो, आज तक ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के ऊपर बात इन्होंने कभी नहीं की, ना प्रॉमिस कभी उसके ऊपर तवज्जो देने की कोशिश की। आज भी हम सीकेडी एसकेडी असेंबली इंपोर्ट करने के मोहताज है। हाई टेक हमारे मुल्क में कोई पार्ट नहीं बन रहा। अब ये हाइब्रिड की बात कर रहे हैं, तो हमारे मुल्क में क्या हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है? बल्कि ये कम्प्लीटली हाइब्रिड इंपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, हाइब्रिड की ये बात कर रहे हैं, क्या ये पाकिस्तानी कोई भी गाड़ी, जिन 4 गाड़ियों का इन्होंने नाम लिया, ये क्या पाकिस्तानी आवाम की कुव्वत खरीद में है? बिल्कुल नहीं है। अच्छा, 60% का इनका दावा, वो जो एक आल्टो थी ना, मेहरान गाड़ी, मेहरान की हद तक तो सही थी, आल्टो के बाद ये दावा इनका बिल्कुल गैर मुनासिब है। ये दावा मैं इनका नहीं मानता। नहीं तो ये किसी दिन प्रोग्राम लेके बैठ जाए मेरे सामने, आपके सामने, हम बिल्कुल हम बैठे हुए तो हैं भी एक दूसरे के सामने, ऐसे हम क्लियर कर देंगे कि किस परसेंटेज के तहत हाईटेक आते हैं और किस परसेंटेज के तहत ये बॉडी पार्ट्स और जो प्लास्टिक पार्ट्स कॉस्मेटिक बना रहे हैं। और दुनिया की सबसे घटिया तरीन सब स्टैंडर्ड चीजें हमारे मुल्क में बन रही हैं, या ये असेंबलर इंपोर्ट कर रहा है, हमारी आवाम को लूट रहे। देखिए, 40 साल तक सुजुकी करता रहा, 35-36 साल टोयोटा होंडा करता रहा। अब क्यों ये जितने बाकी असेंबलर्स आए वो भी इनके रंग में रहेंगे, और ये बड़ी बुरी बात है। मैं नहीं किसी चीज की तरफ कोई गलत बयान नहीं करना चाहता। अगर ये मेड इन पाकिस्तान लोकलाइजेशन हमारे मुल्क में होती तो आज हम ये बातें ना कर रहे होते। हम अपने मुल्क को गाड़ियां एक्सपोर्ट करके 2-2 हाथों से डॉलर लेके आ रहे होते। आज हमारे मुल्क का 2 अरब डॉलर इनकी सीकेडी एसकेडी असेंबली और ये चीजें इंपोर्ट करने में जा रहा है। एक और चीज बता दूं आपको, ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जो पहले एडवांस पैसे देता है और गाड़ियां जो है 6 महीने 8 महीने 1 साल बाद मिलती हैं। आज इतने बुरे हालात हैं, आज भी इनकी गाड़ियां ब्लैक में बिक रही हैं। तो अब्दुल रहमान साहब, आपकी जो ये जो बात कर रहे हैं कि ब्लैक में गाड़ियां बिक रही हैं और फिर ओन जो है वो डीलर्स मांगते हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे? जी हमजा साहब, मैंने आपसे यही कहा ना, मैं 2-3 बातें अभी करूंगा, मुझे मौका पूरा दीजिएगा। एक तो ये कि जो असेंबलर, कानून मौजूद है, जो असेंबलर बुकिंग के 2 महीने के अंदर अगर तो जितना पैसा उसने बुकिंग पे लिया होगा उस पे काइबर प्लस 3% जो बैंक रेट से भी ज्यादा है वो पेनल्टी पे करेगा। और आज से 2 साल पहले मुझे याद है एक ऑटो असेंबलर ने 3 अरब रुपए की पेनल्टीज पे की है कस्टमर्स को। और मजेदार बात यह है कि ये पेनल्टी गवर्नमेंट को नहीं जाती, जो नॉर्मली हमारे यहाँ तरीक़ाकार है कि गवर्नमेंट पेनल्टी करता है उसको कुछ नहीं मिलता, ये बेसिकली उस कस्टमर को जाएगी। आप जाइए, आप एक गाड़ी बुक करा लीजिए, पैसे दे दीजिए, अगर 2 महीने में डिलीवरी नहीं और आपको 4 महीने में मिली तो 2 महीने की जो आपने एक्स्ट्रा टाइम दिया है उस पर काइबर प्लस 3% का जो लाखों रुपए में बन जाता है, आपको कंपनी बाउंड है पे बैक करने में, और सारी कंपनियां कर रही हैं। शहजाद साहब को मुझे मेरे एक ऑफर है और एक मशवरा है, अगर शहजाद माइंड ना करें तो मैं बता देता हूँ। ऑफर मेरी ये है, आज से भी कोई 1.5 साल पहले आप ही के चैनल पे TV1 पे एक प्रोग्राम हुआ था, मैं और ये मौजूद थे। मैंने जब भी उनको ऑफर की थी कि अगर आप वाकई डीप इन योर हार्ट आप समझते हैं कि कुछ नहीं होता पाकिस्तान में और सीकेडी एसकेडी और असेंबली होती है, तो मैंने आपसे कहा था कि भाई आप मुझे टाइम दे दीजिए, मैं आपको 10 फैक्ट्री एम्प्लॉयमेंट भी देख लेंगे और काम होते हुए भी देख लेंगे और इन्वेस्टमेंट भी देख लेंगे। मगर आपने उसके बाद मेरे से इस सिलसिले में कोई रुजू नहीं किया। हर प्रोग्राम में बैठ के आप ये प्रोपेगेंडा ज़रूर करते हैं। दूसरा आपको मैं मशवरा ये दूंगा कि शहजाद भाई, मुझे मार्केट में ओपनिंग नज़र आ रही है,
और ओपनिंग मौजूद है आपकी एक पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन करने की, क्योंकि आप तकरीर बहुत अच्छी करते हैं पॉलिटिकल मगर पार्टी आपकी में ज्वाइनिंग तकरीर दे में रहे हैं शहजाद वजन साहब? शहजाद साहब कौन सी वजन तो पॉलिटिकल नहीं पार्टी में होता ज्वाइनिंग दे आपकी रहे हैं? तकरीर में, मगर मेरा अंदाज़े ख्याल है, बयां देखिए, बहुत होता है। तो मेरा काइंडली मेरा कोई ये पार्टी ख्याल है, ज्वाइन कर लीजिए, वहां आपका करियर ज्यादा फुलफिल होगा। मेरा ख्याल ये है कि शायद अब्दुल रहमान साहब पैदा भी नहीं हुए होंगे जब से मैं गाड़ियों का काम करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जो भी मैंने आके टीवी पे बात की है वो इस मुल्क के मफाद में, इस अवाम के मफाद में मैंने बात की है। मैं लकी इश्यू की बातें नहीं करता, ना मेरी आदत है, ना मुझे कोई पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन देने का शौक अच्छा, है। कंक्लूजन की तरफ जाते हैं, कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। अच्छा, मैं ये चाहता हूँ मैं कंक्लूजन कि की तरफ वाकई लेकर जाता हूं। मैं आप लोगों का मौक़िफ़ सुन चुका हूं। अब्दुल रहमान साहब, वक्त की किल्लत है, ये बताएं आप लोग सीकेडी, एसकेडी या दीगर ऑटो पार्ट जो इंपोर्ट करते हैं वो उसकी लागत क्या है? पूरे साल में कितने इंपोर्ट कर लेते हैं? मुख्तसर सा जवाब दीजिएगा, हम क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं। जी, पिछले साल पाकिस्तान में जितनी गाड़ियां बनी हैं, इंपोर्ट $600 मिलियन के अंदर अंदर थी। जो ये $2 अरब कह रहे हैं, ये सिर्फ अपनी मर्जी की कोई फिगर लाते हैं। $600 मिलियन के अंदर इंपोर्ट थी पिछले साल, सारी जो सीकेडी इंपोर्ट हुई है पाकिस्तान में। अच्छा, और शामिल है 600 मिलियन मोटरसाइकिल भी की शामिल है, इंपोर्ट। ट्रैक्टर भी शामिल है। ओके, अच्छा, अब मिसाल के तौर पे आपने बाहर से पार्ट्स मंगवाए, यहाँ पे गाड़ियाँ आपने असेंबल की और यहाँ पे गाड़ियाँ आपने फरोख की। अब जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज की यहाँ पे ऑफिसेज खुले हुए हैं, कंपनीज और फैक्ट्रीज यहाँ पे काम कर रही हैं, फिर जब उनको प्रॉफिट होगा तो वो गवर्नमेंट से बोलेंगे लाइए रेमिटेंसेस दीजिए डॉलर्स में, हम अपने मुल्क में लेके जा रहे हैं। तो आप नहीं समझते कि इससे इंपोर्ट बिल के ऊपर डबल बोझ आ रहा है? तो क्या आप लोग सीकेडी, एसकेडी पाकिस्तान में बना सकते हैं? क्या ऐसे मैकेनिज्म और फार्मूले पर इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड से बात चल रही है? जी, ये सीकेडी और एसकेडी जो है ना, ये कोई एक पार्ट नहीं है। आप इस बात को समझिए मुकम्मल कि अगर कंप्लीट गाड़ी किट है बनाने ये। के लिए, जी बिल्कुल किट है सुन ये। लीजिए ना, जी। गाड़ी बनाने के लिए अगर आपको 100 पुर्जे इंपोर्ट करने पर 100 पुर्जे लगते हैं गाड़ी में, वैल्यू का 55 to 60% पाकिस्तान में ही बनता है, बाकी 40-42% इंपोर्ट होता है। ठीक है, बिल्कुल इंपोर्ट होता है। मैंने आपको फिगर भी बता दी, पाकिस्तान की टोटल इंपोर्ट बिल का तकरीबन 1.5 से 2% ऑटो सेक्टर लेता है। पाकिस्तान में जितनी भी इंपोर्ट होती है उसका 1.5 से 2% ऑटो सेक्टर लेता है, और वो पाकिस्तान सेकंड या थर्ड बिगेस्ट एम्प्लॉयर है। अच्छा, आप सही है, 1.5 से हर काम 2% ऐसे लेते हैं। नहीं कर सकते। नहीं दूसरा, कर सकते आप पाकिस्तान में। अभी देखिए, एक सेकंड दी, जी जी अभी पाकिस्तान जो है वो नाक से लकीरें निकाल रहा है कि सऊदी अरेबिया आके आपके यहाँ ऑयल रिफाइनरी लगा दे, जी। और मुसलसल हम नहीं आ टीवी रहा पे और अखबारों में अभी देखते हैं फिलवक्त तो सऊदी कितने अरब नहीं आ बिलियन रहा। डॉलर की रिफाइन। तो भाई जब वो रिफाइनरी लगाएगा इधर, तो से भेजेगा, पाकिस्तान इंपोर्ट करेगा, और जो वो रिफाइनरी का प्रॉफिट होगा वो भी वो वापस अपने मुल्क लेके जाएगा। तो जब भी आप किसी फॉरेन इन्वेस्टमेंट को पाकिस्तान में दावत देते हैं, तो ये तो बिल्कुल नेचुरल फिनोमेना है नेचुरल फिनोमेना है। कि अच्छा, वो अब अपना चले प्रॉफिट, हम वो एंडिंग की अपना तरफ आ प्रॉफिट रहे हैं। पाकिस्तान से बाहर लेके हम जाएगा। इसमें सेगमेंट की ऑटो एंडिंग की इंडस्ट्री को तरफ क्यों आ रहे सिंगल आउट कर रहे हैं। हैं? ये बताएं कि आप पामा हो या मोटर डीलर्स एसोसिएशन हो, आप एक बात पे तो मुत्तफिक है ना ऑब्वियसली कि लोकलाइजेशन होनी चाहिए, पाकिस्तान में लोकल इंडस्ट्री बिल्कुल। लगनी चाहिए, इस बात पे तो सब मुत्तफिक हैं। 100%। अच्छा अब्दुल रहमान साहब, 100% आप जो मुत्तफिक हैं लोकलाइजेशन, लोकलाइजेशन होनी चाहिए। सीकेडी एसकेडी की जो मुकम्मल किट जो हम इंपोर्ट करते हैं उसका 40% का जो रेशो आपने मुझे बताया है वो आप डिक्रीज करने के ख्वाह हैं, आप चाहते हैं कि वो 20% 10% पे हो, ऐसे ही है? 100% जी। मेरी एसोसिएशन और मेरी अपनी कंपनी ऑटो पार्ट्स बनाती है। हमारा तो हर वक्त असेंबलर के साथ इस चीज पे डिस्कशन होता है, डिस्कशन बहस होता होती रहता है। एचएम राय शहजाद, होती है। अब आप मुझे अपना क्लोजिंग स्टेटमेंट दीजिए। लोकलाइजेशन को इंप्रूव होना चाहिए, आप लोग एक टेबल पे बैठे, एक टेबल पे बैठ के अगर पाकिस्तान की इंडस्ट्री के लिए काम करें तो ये बेहतर होगा, इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं हमेशा से ख्वाहिशमंद रहा हूँ हमारे मुल्क में लोकलाइजेशन होनी चाहिए। मैं 1-2 मिनट आपकी लूंगा। एक सुजुकी जो हमारे मुल्क में जो गाड़ी 27 लाख और 30 लाख की है, वो पड़ोस मुल्क में 3.25 लाख की है, इंडियन 3.25 लाख। अगर उनका रुपया स्ट्रॉन्ग है तो भाई वो 12 लाख रुपए पकड़ लें, आप 13 लाख रुपए पकड़ लें, आधा फर्क तो नहीं आएगा। जब तक हमारे मुल्क में लोकलाइजेशन नहीं होगी, ये कीमतें नीचे नहीं आएंगी। कसूरवार इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड को समझते हैं आप? मैं तो देखे, मैं आपको बताऊं, आज मैं बता दूं, नवाज शरीफ दौर के अंदर इसको जो है इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड को बंद कर दिया गया था। आप यकीन करें, क्योंकि ये जितने भी लोकल असेंबलर और इनका वेंडर, ये सारे के सारे इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड के अंदर बैठे हुए हैं। अपनी मर्जी की इन्होंने पॉलिसियां बनवाई।
अगर अपने मर्जी की पॉलिसियां नहीं बनी होती, डिलीशन प्रोग्राम को इन्होंने खत्म ना कराया होता, आज अपने मुल्क के अंदर हम ग्लोबलाइजेशन भी बड़े पैमाने पे कर रहे होते, हम अपने मुल्क की जरूरत भी पूरी करते, हम एक्सपोर्ट करके दो हाथों से इस मुल्क को हम डॉलर ला के देते। दुनिया के बहुत सारे मुल्क पे ऑटो इंडस्ट्री है, वो अपने मुल्क के अंदर प्लांट जो है वो डॉलर लाती है। तो हम तो इस बात की ख्वाहिश है हमारी कि मेड इन पाकिस्तान गाड़ी हो, मेड इन लेकिन कैसे पाकिस्तान हो? गाड़ी हो, लेकिन आप कैसे हो? मुझे एक मिनट आप दीजिएगा। सबकी डायरेक्शन अलग मेरी- अलग है, एक पेज पे जमा नहीं हो रहा है। बहुत शुक्रिया अजम शहजाद, मेरी- बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान साहब, आप जब तक कीमती वक्त है, यहाँ वक्त ब्रेक का हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। देखें, पापाम हो, पामा हो या मोटर डीलर्स एसोसिएशन हो, इन तीनों की डायरेक्शन अलग है। बहरहाल पापाम और पामा एक पेज पर है, उनका ये कहना है कि सेकेंड हैंड इम्पोर्टेड कार्स जो हम मंगवाते हैं बाहर से, वो ना करें, वो हम ना मंगवाएं, या उसके अंदर हम रेगुलेटरी ड्यूटी ज़्यादा करें ताकि पेमेंट जो है दोनों गाड़ियों की बराबर हो जाए। लेकिन मोटर डीलर्स वाले कहते हैं कि सीकेडी एसकेडी आप लोग बाहर से मंगवाते हैं, महंगे प्रॉफिट रखते हैं, महंगी गाड़ियां बनाते हैं और टेक्नोलॉजी से लेस नहीं होती, जिसकी वजह से हम इम्पोर्टेड कार जो सेकेंड हैंड है वो बाहर से मंगवाते हैं। बहरहाल पाकिस्तान के अंदर मुकामी सनत को फ़रोग नहीं मिल रहा, चाहे ये पार्ट्स बाहर से मंगवाए, चाहे ये गाड़ियाँ बाहर से मंगवाए। पाकिस्तान के अंदर अगर सनत लगे, यहाँ पे पार्ट्स बने, दावा तो ये कर रहे हैं कि 60% पाकिस्तान के पार्ट्स हैं, लेकिन हकीकत बिल्कुल इसके बरक्स है। यहाँ पे इंडस्ट्री बंद हो रही है, यहाँ पे बिजली पानी गैस का बहरान है, इस इंटरेस्ट रेट पे कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होती, और फिर बजट के बाद तो रही से कसर भी निकल गई। तो आइंदा आने वाले दिनों में ऑटो सेक्टर की जो बका है वो कहाँ पे खड़ी होगी, क्या वो परफॉर्मेंस दे पाएगा, क्या गाड़ियाँ बिक पाएंगी, क्या वॉल्यूम होगा, इस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया है। बहरहाल इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड हो, कंसर्न मिनिस्ट्री हो, हुकूमत हो, अगर वो बेहतर अच्छी पॉलिसी बनाए तो पाकिस्तान मेड इन पाकिस्तान के फार्मूले पर अमल कर सकता है। यहाँ पे भी गाड़ियाँ बन सकती हैं जैसे इंडिया बना रहे हैं, दीगर ममालिक बना रहे हैं, और हम भी यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। प्रोग्राम का वक्त यहाँ खत्म होता है, मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।